हेलो एवरीवन। तो इस क्लास में हम लोग देखेंगे प्रियम्बल और उससे जुड़े हुए ट्रिक्स। और ये लेक्चर सफिशिएंट होगा एक। इसमें सब कुछ बताया जाएगा प्रियम्बल के बारे में, राइट फ्रॉम द बेसिक्स और बिगनिंग से। ठीक है, तो अब सबसे पहले प्रियम्बल का मतलब क्या है। ठीक है, तो प्रियम्बल का मतलब है इंट्रोडक्शन या फिर प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई किताब होती है ना। ठीक है, तो जो किताब होती है तो उसमें सबसे पहले प्रीफेस लिखा रहता है ना कि किताब किस बारे में है, क्या क्या बताएगी आगे, है ना। तो एक काइंड ऑफ समरी टाइप से, तो वैसी प्रियम्बल है। और ये क्या करता है कि इट कंटेन्स इसेंस या फिर समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये करता है ये, है ना। तो अब ये हो गई बेसिक डेफिनेशन। अब क्या होता है कि प्रियम्बल सबसे पहले कहाँ पर आया, तो सबसे पहले यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में आया। तो फर्स्ट प्रियम्बल इन द वर्ल्ड। ठीक है, आप लोग रिलैक्स करिए, जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी जाएगी बिल्कुल ऑथेंटिक होगी। ठीक है, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या है कि अब काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने इसको कॉपी किया। ठीक है, इस प्रैक्टिस को फॉलो भी किया, उसमें इंडिया भी था, है ना। इंडिया फॉलोड दिस प्रैक्टिस। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी बता देता हूँ कि प्रियम्बल आया कैसे। तो क्या हुआ, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था जिसको कि मूव किया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 13 दिसंबर 1946 को, और उसको अडॉप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, वही बना प्रियम्बल आगे चल के। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये मूव्ड बाय नेहरू जी, है ना, फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया ऑन 13 दिसंबर 1946 एंड एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947। ठीक है, इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट ये है 13 दिसंबर। ये कई बार एग्जाम्स में आ चुका है कि कब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया गया पीएम नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, अब यही आगे चल के बिकेम प्रियम्बल। ठीक है, अब यही बना प्रियम्बल। अब क्या है ये तो हो गया इसका हिस्ट्री। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि प्रियम्बल एक्चुअल में होता कैसा है, मतलब क्या उसमें लिखा रहता है। ठीक है, तो प्रियम्बल का जो टेक्स्ट है ना, वो एक्चुअल में काफ़ी लंबा है, लेकिन उसी में सब कुछ छुपा हुआ है। ठीक है, तो उसको लिख ही लेते हैं। वो शुरुआत ऐसे होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अगर कल के क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने किसको दिया है, तो हम ही लोगों ने खुद को दिया है। ठीक है, हैविंग solemnly resolved to constitute इंडिया इनटू अ सोवरेन। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल। आप लोग चाहें तो 2x स्पीड पे भी देख सकते हैं, अगर मतलब लगे कि हाँ, टू ऑल इट्स सिटीजन्स। ठीक है, अब
यहाँ से एक दूसरा लाइन है, सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, नीचे मैं लिखूँगा। अच्छा, अब यहाँ पर ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये 5 वर्ड्स हैं। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि इनका सीक्वेंस क्या है जिसमें ये उसमें आते हैं प्रियम्बल में, कौन से सीक्वेंस में। इनफैक्ट इस बार आर में भी शायद आया हुआ है ये, ठीक है। तो इसका ट्रिक है, यहाँ तक देखिए, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसमें क्या है, अगर आप देखेंगे तो ये डिक्शनरी में अरेंज किए हुए वर्ड्स का जस्ट अपोजिट सीक्वेंस है। जैसे कि अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखा जाए तो पहले डेमोक्रेटिक आना चाहिए, क्यों, क्योंकि डी है, फिर ये तीनों तो एस से शुरू होते हैं लेकिन ई बाद में आ रहा है तो ये फिर सेकंड नंबर पे आएगा, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर पे आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, सेकंड पे। फिर इसमें एसओ दोनों में सेम है लेकिन सी पहले है, यहाँ पर आ रहा है तो ये थर्ड नंबर पे आएगा, ये फोर्थ नंबर पे आएगा, ठीक है। तो ये जो 4 वर्ड्स हैं ये रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज है। तो इसके लिए अगर कल कोई क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि क्या वो रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाला ऑप्शन कौन सा है, बस उसी पे टिक मार देना है। और एंड में एक रिपब्लिक है, ठीक है। अब इसमें अब मैं टर्म्स को यहीं पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए, सोवरेन का मतलब क्या होता है। सोवरेन का मतलब होता है कि उस कंट्री का सबसे ऊपर है, उस पर वो कोई भी एक्ट ला सकती है, कुछ भी कर सकती है, उसके ऊपर कोई उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, ठीक है। और फिर जैसे सोशलिस्ट हो गया, सोशलिस्ट काइंड ऑफ बीच का होता है, जैसे कि कम्युनिज्म और ये कैपिटलिज्म के बीच का जो पाथ होता है, जिसमें कि वेलफेयर स्कीम्स भी चलाई जाती है लेकिन प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ भी कोई एज सच ओपिनियन नहीं होती है। सेक्युलर मतलब होता है कि सारे रिलीजन इक्वल हैं, कोई किसी से ज़्यादा नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है, सब बराबर हैं। डेमोक्रेटिक मतलब होता है कि जो अल्टीमेट पावर होती है वो लोगों के हाथ में होती है डिसीजन मेकिंग की। और इंडिया में हर 5 साल में ये चीज़ एक्सरसाइज की जाती है वाया इलेक्शंस। रिपब्लिक मतलब होता है किसी कंट्री का हेड वो इलेक्ट वो उसका अपना हो, ठीक है। जैसे कि इंडिया का जो रिपब्लिक, इंडिया का जो हेड है वो भी चूज़ किए जाते हैं एक तरीके से इनडायरेक्टली, लेकिन चूज़ किए जाते हैं। जैसे लोगों ने एमपीज़ को चूज़ किया, एमएलएस को चूज़ किया, फिर वो उनके बिहाफ पे प्रेसिडेंट को चूज़ करते हैं। लेकिन अब जैसे कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पर जो हेड हैं उसके वो हैं चार्ल्स थर्ड, है ना, जो भी किंग है ब्रिटेन के। महारानी तो डेथ हो गई उनकी, तो ये चार्ल्स थर्ड हैं, तो वो वहाँ के हेड है, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया रिपब्लिक नहीं है। इंडिया भी 1950 तक रिपब्लिक नहीं था, लेकिन जब ये 26 जनवरी को, जब 1950 को जब हम लोगों ने ये अपना प्रेसिडेंट चूज़ कर लिया, तब वो इंडिया रिपब्लिक बन गया उसके बाद, ठीक है। तो ये 5 टर्म्स हैं, इनकी मीनिंग हो गई। अब इसमें लिखा है टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। क्या सिक्योर करना है, 4 चीज़ें हैं। ट्रिक है JLF, ठीक है, JLEF, है ना। इसको आप कैसे भी याद कर लीजिए, JLF करके, है ना। J से हो जाएगा जस्टिस, L से हो जाएगा लिबर्टी, E से हो जाएगा इक्वालिटी, और F से हो जाएगा फ्रेटर्निटी। JLF, ये इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं कि कौन कौन से टर्म्स के बारे में बताया गया है। तो ये एक तरीके से ये पांचों जो हैं, इसको ये मान के चलिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। अब जस्टिस किस चीज़ का है, अगर गैस करना चाहें तो 3 चीज़ होती हैं। सोशल जस्टिस होता है, इकोनॉमिक जस्टिस होता है, एंड पॉलिटिकल जस्टिस होता है, ठीक है। अब जस्टिस का मतलब क्या होता है कि इम्पार्शलिटी, किसी के साथ भेदभाव नहीं, जिसका जो हक है वो उसको मिले, ठीक है। तो ये हो गया सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, JSEP, है ना। जस्टिस 3 टाइप के हो गए, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब इसके बाद ये आ गया लिबर्टी, ठीक है। अब लिबर्टी किस चीज़ की, लिबर्टी मतलब होता है एक तरीके से रेस्ट्रेंट ना होना, किसी के ऊपर कोई दबाव ना होना, वो फ्री रहे अपने लाइफ के डिसीजंस लेने के लिए, उसको बोलते हैं लिबर्टी। तो लिबर्टी किस चीज़ की, लिबर्टी ऑफ, है ना, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। तो इसकी एक ट्रिक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बाहर की तरफ। ये हो गया लाइट, है ना, LI से हो गया लिबर्टी, T से हो गया थॉट, E से हो गया ये एक्सप्रेशन, ठीक है, लाइट। ठीक है, BF से हो गया बॉयफ्रेंड एंड W से हो गया वरी।
अगर किसी का बॉयफ्रेंड लाइट होगा तो वरी की वो ठीक है निशानी है। इसका आप दूसरा भी ट्रिक बना सकते हैं। तो बी से हो गया बिलीफ, एफ से हो गया फेथ एंड वरी से हो गया वर्शिप। ठीक है, तो लाइट बॉयफ्रेंड वरी। ठीक है, अब इक्वालिटी है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल। यही लिख दे रहा हूँ, प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल। ठीक है, अब क्या होगा कि इक्वालिटी है। ठीक है, इक्वालिटी किस चीज़ की? स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की। ठीक है, अब हालांकि इसमें अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी तो हम लोग कोशिश करते ही हैं, पर स्टेटस का अभी तक नहीं हो पाया, लेकिन ठीक है आगे हो जाएगा। तो इसमें एज सच इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ये तो दो ही शब्द है। और फ्रेटर्निटी होगा एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। अभी मैं आपको और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ इसकी, कि कौन कौन से केसेस हुए। कई बार डाउट होता है कि प्रियम्बल पार्ट है कि नहीं है, तो लेक्चर में बने रहिएगा, है ना। उसके ट्रिक्स कहीं काफ़ी टाइम लेके बनाई है। फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, अब क्या है, फ्रेटर्निटी मतलब होता है भाईचारा, आपस में सद्भाव, है ना। तो किसी भी कंट्री में काफ़ी टाइप के लोग रहते हैं, तो आपस में अगर सब मिलजुल के रहेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। तो वही बता रहे हैं कि फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। डिग्निटी मतलब होता है आत्मसम्मान, है ना। एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, तीन टर्म्स है ये, आप जैसे भी याद करना चाहें कर लें, इसमें कोई याद करने वाला है नहीं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, अब एक लास्ट लाइन है इसके नीचे, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस डे, दिस 26th डे ऑफ नवंबर, मतलब 26 नवंबर, है ना, डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाई एडॉप्ट इनैक्ट। अब इस टर्म्स का मैं मतलब बता दे रहा हूँ, एंड गिव टू आवर सेल्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये पूरा विजिबल है ना, हाँ ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ अडॉप्ट इनैक्ट का? ये क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं। तो देखिए, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए दो डेट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, दो डेट इंपॉर्टेंट है। एक के लिए ट्रिक है एडन और एक के लिए है कॉम। ठीक है ना, एडन कॉम। एडन मतलब होता है ट्रिक है ये, एडॉप्ट और इनैक्ट। ठीक है, और कॉम से हो गया कमेंसमेंट। तो एक्चुअल में दो डेट्स हैं, ये था 26 नवंबर को 1949, है ना, और ये हुआ था 26 जनवरी 1950, 1950। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस दिन क्या हुआ था, इस दिन बन के तैयार हो गया था, सबने साइन कर दिया, लेकिन जो एक्चुअल जो कमेंसमेंट मतलब प्रैक्टिस में, जैसे कि एक्ट बनता है तो पास हो जाता है, ठीक है, लेकिन वो प्रैक्टिस में कब आता है, जब उसको गजट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया जाता है। प्रेसिडेंट भी साइन कर देते हैं, लेकिन अगर गजट ऑफ इंडिया में पब्लिश नहीं होगा तब तक वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो वैसी कमेंसमेंट है कि वो उस दिन से वो प्रैक्टिकली लागू हो गया इंडिया पे। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसीलिए इसके दो डेट्स हैं, एडन और इनैक्ट। तो जो अडॉप्ट और इनैक्ट वाला है वो 26 नवंबर की डेट है। ठीक है, अब इसमें और भी हैं काफ़ी चीज़ें। ये एक सेकंड में, ठीक है। अब इसमें जैसे कि अब एक चीज़ है
कि काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी कुछ कहा प्रियम्बल के बारे में, ठीक है। काफ़ी इंडियंस ने कहा, कुछ फॉरेनर्स भी थे, ठीक है। तो अब क्या होता है एग्ज़ाम में आजकल क्या करने लग गया है कि ना आजकल ये सब भी पूछने लग गया किसने क्या कहा था। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि विच अमंग द फॉलोइंग हैज सेड दैट प्रियम्बल इज़ द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो काफ़ी बेसिक सा बता रहा हूँ, तो आप ऑप्शन में एक एन ए पालकी वाला भी होंगे, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है किसने क्या कहा था। तो मैं इसकी ट्रिक बता दूंगा कैसे एक कीवर्ड्स आप पकड़ सकते हैं कि हाँ। तो सबसे पहले किसने क्या कहा था, तो सेइंग्स, ठीक है। सबसे पहले नाम किसका आएगा, सबसे पहले नाम आएगा एन ए पालकी वाला का, क्योंकि इन्हीं का सबसे फेमस सेइंग है ये प्रियम्बल को लेके। एन ए पालकी वाला, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था प्रियम्बल इज़ द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड, अब इसको ट्रिक से इसमें देखिए, ये सबसे पॉपुलर सेइंग है, ये एन ए पालकी वाला की बहुत फेमस सेइंग है कि आईडी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसको तो रट ही लीजिए, इसमें तो ये कई बार आपने देखा होगा, पूछ भी लेते हैं, और इनफैक्ट ये मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं अपनी। कल गए GS2 में जब पॉलिटी का पेपर होगा तो उसमें प्रियम्बल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो इसको लिख भी सकते हैं एंड में, एन ए पालकी वाला हैज सेड दैट प्रियम्बल इज़ द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ट्रिक मैं यहाँ से बता दे रहा हूँ, ये है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था सॉरी, प्रियम्बल एक्सप्रेसेस what we had thought or dreamt so long, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि what we had thought और dreamt so long, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रियम्बल एक्सप्रेस करता है वो सारी चीज़ें जो हमने हमेशा सोचा था। आप लोग पता है कि इंडिया पहले ब्रिटिशर्स के द्वारा रूल किया जाता था, तो उस दौरान काफ़ी सारे लोग बहुत कुछ कहते थे कि नहीं ऐसा होना चाहिए, राइट्स होने चाहिए, ठीक है, सबको वोटिंग राइट्स होने चाहिए, बराबरी का हक मिलना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें प्रियम्बल में लिखी हुई हैं कि जस्टिस है, सब कुछ है, लिबर्टी, JLF से याद क्यों, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो वही चीज़ है। अब इसको याद कैसे करेंगे, अब इसमें अल्लादी से अलादीन कर लीजिए, है ना। अलादीन, है ना। अलादीन का चिराग था, तो जो भी वो सोचा था, इतने साल से ड्रीम किया था, वो उसने उसको पूरा किया अपने अलादीन के चिराग से, है ना, जिनके थ्रू उसने मांगा जो भी उसकी विशेष थी। तो प्रियम्बल एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग, तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। अब थर्ड नंबर है KM मुंशी, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि प्रियम्बल इज़ द हॉरोस्कोप, प्रियम्बल इज़ द हॉरोस्कोप। इस एक लेक्चर को देखने के बाद आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा उसका जितना भी कंटेंट है सब वहीं पर है, ठीक है। ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब एक बात बताइए, इतना लंबा स्टेटमेंट याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतना लंबा स्टेटमेंट याद करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो MCQ में अगर आएगा, मेंस के हिसाब से तो मैंने ये बता दिया है, इस वाले स्टेटमेंट को याद रखिएगा, है ना। तो इसको तो रट लीजिए, लेकिन अब बाकी में कुछ कीवर्ड्स ध्यान रखिए। जैसे इसमें है हॉरोस्कोप, ठीक है। तो हॉरोस्कोप क्या होता है, ये एस्ट्रोलॉजी से होता है, रिलेटेड होता है, जन्मपत्री, है ना, कुंडली। और यहाँ पर है मुंशी, तो अमूमन ज्योतिष वगैरह का नाम मुंशी ही होता है, ठीक है। तो जो मुंशी हैं वो हॉरोस्कोप बना रहे हैं, ठीक है। इससे याद हो जाएगा, सिंपल ट्रिक से। अब है चौथा, ये है पंडित ठाकुर दास भार्गवा, ठीक है। पंडित ठाकुर दास भार्गवा, इन्होंने कहा है कि प्रियम्बल इज़ द मोस्ट प्रेशियस पार्ट स्लैश सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक है। अब एक सेकेंड, इसमें ये एक्चुअल में कहा लंबा है इन्होंने, जैसे कि प्रियम्बल इज़ द मोस्ट प्रेशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर प्रियम्बल इज़ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको मैंने स्लैश करके एक ही में कर दिया है। ठीक है। तो अब क्या होता है, जैसे कि अब नाम देखिए, ठीक है, पंडित भी है ठाकुर भी है, तो बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है। ठीक है। तो क्या हो गया, जो चीज़ रेयर होती है आपको पता है वो प्रेशियस होती है ना, तो ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है। ये सोल वाला तो कम चांस से पूछेगा, क्योंकि सोल तो किसी और ने भी कहा था, एक और है जिन्होंने सोल कहा था, ये एम हिदायतुल्ला, तो इसीलिए तो इट इज़ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तब भी सोल भी ऐसे याद कर सकते हैं कि ठीक है, इतना प्रेशियस है कि जान बन गई है उसके ऊपर, है ना। तो ये दोनों से। ठीक है। अब ये पांचवा, एक है ये सर अर्नेस्ट बार्कर। ठीक है। BARKER, ठीक है, अर्नेस्ट बार्कर। इन्होंने कहा था प्रियम्बल इज़ द की नोट, प्रियम्बल इज़ द की नोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, प्रियम्बल को लेके एक अकेले यही फॉरेनर है जिन्होंने कहा था, तो इसमें की नोट टर्म नोट करिए। अब देखिए, इतना एडवांस टर्म है की नोट, है ना, और तो कोई मतलब चांसेस ज़्यादा हैं किसी फॉरेनर ने कहा होगा। ठीक है। तो सर अर्नेस्ट बार्कर, है ना, तो ये चीज़ हो गई। अब इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि बार्कर हैं तो इसको बेकर कर सकते हैं, तो बेकर ने एक नया वर्ड बना दिया की और नोट को मिला के। ठीक है, जैसा सही लगे, है ना। अब सिक्स्थ है ये, देखिए सेइंग्स, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको लंबा भी लग रहा होगा, लेकिन अगर एक बार पढ़ लेंगे तो फिर इस पोर्शन को चाहे तो जब दोबारा वीडियो देखें तो स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, अगर मतलब नहीं इंपॉर्टेंट लग रहा है तो, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये कभी पूछ सकते हैं, क्योंकि आजकल आने लग गए हैं स्टेटमेंट वाइज कि किसने क्या कहा था। एम हिदायतुल्ला, ठीक है, इन्होंने कहा था प्रियम्बल resembles the declaration of independence of the यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैंने यूएसए लिख दिया है, बट इज़ मोर देन अ डिक्लेरेशन। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या कह रहा है ये, और इट इज़ सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ पर भी सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अब देखो, प्रियम्बल रिजेंबल्स द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ यूएसए, ये जो डिक्लेरेशन हुआ था यूएसए में, जो उन लोगों ने अपना प्रो कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए थे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, है ना, तो वो रिजेंबल तो करता है, लेकिन ये इससे ज़्यादा है, ये हमारी संविधान का सोल है। ठीक है, जान है एक तरीके से। तो अब ये देखिए कि जो हिदायत देते हैं तो वो हमारी सोल की परवाह करते हैं। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट जो है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये कहीं कहीं ना कहीं एक हिदायती तो है एक तरीके से, एक एडवाइस ही है कि ये कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस से। इसलिए तो ऐसे ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि एम हिदायतुल्लाह ने ये कहा था कि ये सोल है, और कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा हिदायत दी थी। ठीक है, अब कितने हो गए, 7 हो गए ना, नहीं नेपाल के वाला, ठीक है 6 हो गए। ठीक है, इतना ही सेइंग्स पे अब ख़त्म करता हूँ मैं। ठीक है, 6 ही सेइंग्स है, इसको एक बार बस देख लेंगे ना तो याद हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक डिबेट चलती है कि प्रियम्बल पार्ट है कि नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसमें 4 केसेस हैं, वो 4 केसेस हैं, उसके नाम मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये चारों सुप्रीम कोर्ट के ही केसेस हैं। सबसे पहला केस है ये बेरूबारी यूनियन। ठीक है, मैं इसको पहले ट्रिक से कर दे रहा हूँ। बेरू के सर LIC में। ठीक है, अब पहला केस है बेरूबारी यूनियन। ठीक है, ये 1960 का केस है,
सेकंड केस सबसे पॉपुलर है केशवानंद भारती, है ना। ये मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये तो नाम से पता चल रहा है। सर से हो जाएगा एस आर बोम्मई केस, है ना, एस आर बोम्मई केस 1994, ठीक है। अब ये होता है LIC केस, ठीक है। इसका नाम है LIC ऑफ इंडिया केस। ये है 1995 का, ठीक है। अब क्या हुआ, ये 4 केसेस थे। पहले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नॉट अ पार्ट, है ना, प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लेकिन सेकंड वाले में क्या कहा, स्टेटमेंट पलट दिया कि अ पार्ट, है ना, प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और लास्ट के 2 केसेस में क्या कहा, एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसका मतलब चेंज जो था वो ग्रेजुअल था कि 1960 में कहा कि पार्टी नहीं है, ठीक है, जो मर्ज़ी करो, हटा दो इसको, है ना। अब और फिर केशवानंद भारती में कहा कि ठीक है पार्ट है। फिर लास्ट के SR बोम्मई केस और LIC केस में कहा कि इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। तो बेरू के सर LIC में ये ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि तो अभी ऐसा होता है कि जब जो लास्ट जजमेंट होती है ना उसी को फाइनल माना जाता है। तो अभी लास्ट जजमेंट कौन सी, LIC वाली है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। कल के एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है कि इस प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये स्टेटमेंट जो होगी वो करेक्ट होगी, प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एन इंटीग्रल पार्ट इनफैक्ट, है ना, ठीक है। तो ये हो गया इसका। अब देखिए अब एक चीज़ जान लीजिए क्या होता है कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना ना, तो उस टाइम पे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन ये जो था ये पहले ही इनेक्ट हुआ, है ना, ये पहले इनेक्ट हुआ। और जो प्रियम्बल था वो लास्ट में इनेक्ट हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट कर दिया गया, फिर लास्ट में प्रियम्बल को इन्फोर्स किया गया, समझ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, प्रियम्बल की 2 खासियत हैं। इतना सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने के बाद इसकी 2 चीज़ें बताई गई हैं कि ठीक इंटीग्रल पार्ट तो है लेकिन ये नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अगर कोई चीज़ लिखी है और फुलफ़िल नहीं हो रही तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, समझ रहे हैं। तो नॉन जस्टिसिएबल है और नीदर अ सोर्स, ठीक है, ना कि ये सोर्स है, नॉर अ प्रोहिबिशन, ठीक है, ना ही ये प्रोहिबिशन है अपॉन पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है। मतलब इसका मतलब मैं बता दे रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि लेजिस्लेचर में यहाँ पर दोनों है, पार्लियामेंट भी और स्टेट वाले भी, ठीक है, सेंट्रल का लेजिस्लेचर और स्टेट का लेजिस्लेचर। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा दिखा के नहीं कर सकता है कि प्रियम्बल में ऐसा लिखा है इसलिए हम लोग ऐसा कानून ला रहे हैं। ये कोई सोर्स नहीं है और ना ही ये प्रोहिबिट कर सकता है कि मान लीजिए कल गए कोई गवर्नमेंट कोई लॉ ला रही है जो कि प्रियम्बल के अगेंस्ट है, तो उसको प्रोहिबिट नहीं कर सकता है प्रियम्बल कि नहीं तुम हमारे अगेंस्ट हो, नहीं ला सकते हो, ठीक है। तो ये 2 क्वालिटीज़ हैं। और ओवरऑल क्या है रिजल्ट इसमें, ओवरऑल रिजल्ट जान लीजिए तो ये सबसे आसान रहेगा कि आखिर ओवरऑल क्या है। प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इस पूरे डिस्कशन को अगर मैं समअप करूं, अगर कल के टाइम कम हो तो सिर्फ ये लास्ट वाला लाइन ही देख के चले जाए ओवरऑल रिजल्ट क्या कह रहा है ये, ठीक है। पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है एंड कैन बी अमेंडेड, इसको अमेंड भी किया जा सकता है, ठीक है। मैं बता दूंगा भी अमेंडमेंट कब हुआ है, एक ही बार हुआ है हालांकि, विदाउट, एक कंडीशन है ये विदाउट वाली, विदाउट डिस्टर्बिंग बेसिक फीचर्स अंडर आर्टिकल, अंडर आर्टिकल को ऐसे लिखते हैं U/A, ठीक है, 368, मतलब कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है, समझ गए, बेसिक स्ट्रक्चर वाला कंसेप्ट है। तो अब क्या हो गया कि ओवरऑल ये समरी निकली। अभी करंट सिचुएशन क्या है, करंट में ये चल रहा है कि जो प्रियम्बल है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना। तो इसी चक्कर में उसको अमेंड भी किया जा सकता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड होता है, तो अगर प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो फिर उसको भी अमेंड कर सकते हैं। लेकिन आपको बेसिक स्ट्रक्चर नहीं ख़राब करना है। अगर यहाँ पर जस्टिस, लिबर्टी ये सब लिखा हुआ है
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो ये सब में छेड़खानी ना हो, आप कुछ ऐड कर सकते हो और कुछ ये मॉडिफाई कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब अमेंडमेंट कब हुआ था? ओनली वन अमेंडमेंट टिल डेट, है ना। आज तक सिर्फ एक ही अमेंडमेंट हुआ है प्रियम्बल में, और वो भी तब हुआ है जब बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए थे। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। इसने बहुत सारी चीज़ें अमेंड की थी, तो प्रियम्बल भी अमेंड कर दी, ठीक है। ऐसे याद रख सकते कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने बहुत सारी चीज़ें अमेंड की थी, तो प्रियम्बल को भी नहीं छोड़ा, ठीक है। अब इसमें अमेंड क्या किया गया? इसमें एक्चुअल में अमेंड कुछ नहीं किया गया, इसमें चीज़ें ऐड की गई। 3 वर्ड्स हैं, इसको आप जैसे भी याद करना चाहें, SSI से सीक्वेंस में याद हो जाएगा, क्योंकि इसी सीक्वेंस में ये वर्ड्स आते हैं प्रियम्बल में। चाहे तो आप सिस से भी याद कर सकते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ला के दी थी, तो सिस सिस्टर का शॉर्ट हो गया। SSI से हो गया सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ठीक है। ये 3 वर्ड्स हो गए SSI, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। अच्छा, अब जब प्रियम्बल ये देखेंगे, इसमें साथ में आ रहा है ना, सोशलिस्ट और सेक्युलर, ठीक है। यहाँ थर्ड या सेकंड लिखा है, सोशलिस्ट सेक्युलर एक साथ आ रहे हैं, तो ठीक है। और इंटीग्रिटी, यहाँ पर जो वर्ड है ये वाला, ये इसको ऐड किया गया। 3 वर्ड ऐड किए गए हैं, एक ही बार ऐड किया गया है बस, ठीक है। और गवर्नमेंट किसकी थी? तो इंदिरा गांधी की, ठीक है। तो अब इससे ज़्यादा इस सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये मतलब मोर देन एनफ था, ठीक है। तो अब रिवाइज करते रहिए, ठीक है। एग्ज़ाम नज़दीक है। थैंक यू।